हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिज़ल्ट डेट के बारे में बात करेंगे कि कब तक हमें रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का आंसर की का लिंक आउट हो चुका है और अब कब तक हमें कितने दिनों के अंदर हमें आंसर की मतलब एक्टिवेट वो जो लिंक है वो कब तक हमें हो सकता है कि एक्टिवेट हो जाए, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। साथ ही साथ सीएचएसएल टीयर 2 का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था जो कि 18 नवंबर को कंडक्ट कराया गया था, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि जब 18 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस सीएचएसएल टीयर 2 का यहाँ पर मतलब कोई वीडियो उसके लिए नहीं बनाया था। उसका रीज़न ये भी था कि जैसे हम प्रीलिम्स में क्या करते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, तो मतलब टीयर 1 में तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कोई सेंस होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है या फिर पेपर किस तरीके का आ रहा है उसका वीडियो बनाने का सेंस रहता है, क्योंकि आने वाले शिफ्ट्स में फिर जिनका पेपर रहता है वो उस हिसाब से अपने रिवीजन को उस डायरेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में या जिस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट आंसर किया आएगा तो भी कुछ बात करेंगे, क्या फ़ायदा आज वीडियो बनाए फिर 2 दिन बाद फिर उसी पे वीडियो बनाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आंसर की के साथ डायरेक्ट बात करेंगे, बट क्योंकि सीजीएल टीयर 1 का रिज़ल्ट और सीएचएसएल टीयर 2 का आंसर की दोनों ही अभी कभी भी आ सकता है, तो मैंने सोचा कि अब जब इनके ऊपर डिस्कशन कर ही रहे हैं इस वीडियो में तो अपना एक्सपीरियंस भी बता देंगे। अब मेरा कितना अटैम्प्ट रहा सीएचएसएल टीयर 2 में इसको भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कुछ 2-3 लोगों का कमेंट भी आया था एक जगह। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो है वो रिज़ल्ट कब तक हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 9 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक आपका कंडक्ट कराया गया था। और तब से लेकर के अगर हम अभी देखें कि आज जो है, आज कितनी तारीख है, आज 23 जो है 23 नवंबर, 23 नवंबर हो गए। तो ऑलमोस्ट अगर हम 26 सितंबर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है कि हमें 2 मंथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि 2 मंथ हो चुके हैं। तो अब एकदम मतलब ये परफेक्ट टाइम है कि रिज़ल्ट हमें कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 से 60 दिन के अंदर जो है वो हमें रिज़ल्ट प्रीवियस जो सीजीएल 2022 का या फिर अगर हम 23 का बात करते हैं तो हमें टीयर 1 का 50 से 60 दिन के अंदर जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर भी 2 महीने हो चुके हैं, तो हमें कभी भी रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब आज है 23 तारीख, मतलब आज सैटरडे, तो हो सकता है कि 25 तारीख अगर आज नहीं आता है तो हो सकता है 25 को आ जाए या 26 को भी हमें हो सकता है आ जाए। तो बहुत ज़्यादा अब डिले नहीं होगा आज या फिर, क्योंकि कल संडे है तो कल शायद ना आए। तो 25-26 या मैक्स टू मैक्स मतलब नेक्स्ट वीक, तो सबसे ज़्यादा मतलब उसके आगे तो नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक उससे मतलब सैटरडे से पहले आ जाना चाहिए, बट हम उम्मीद करेंगे कि 25 या 26 को ही आ जाए तो और बेटर है। और अगर आज आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि 50-60 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, तो इसका आने का अब चांस है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि सीएचएसएल टीयर 2 का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। 18 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 18 नवंबर को सीएचएसएल टीयर 2 का आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, सीएचएसएल टीयर 2 का एग्ज़ाम 18 नवंबर को हुआ था और जो लिंक है उसके बाद अगले दिन नहीं, शायद 20 तारीख को जो है जनरेट हो गया था। तो अब हो गया है 23 तारीख, तो हो सकता है आज शाम तक, ठीक है, इवनिंग तक हमें लिंक एक्टिवेट होते हुए दिखे या फिर हमें मंडे तक तो 100% हमें लिंक एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। मतलब इसमें तो मंडे मैक्स टू मैक्स है, इसमें ट्यूसडे जाने का कोई नहीं है। मतलब इसमें 25 तारीख को हमें 100% देखने को मिल जाएगा। तो जिनका भी सीएचएसएल टीयर 2 जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, मुझे लगता है कि 25 तारीख तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है, अब फाइनली जो मेरा जो एक्सपीरियंस था सीएचएसएल टीयर 2 को लेकर के उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैथ्स, फिर यहाँ रीजनिंग, फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे आपका जीके। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मैथ में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें मेरे अटेम्प्ट थे 25 आउट ऑफ 30।
ठीक है, इतने मेरे अटैम्प्ट हैं। और रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किया था 26। और अगर मैं बताऊं कि मुझे 26 जो ये रीजनिंग का है, ये मुझे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है रेदर देन 25 क्वेश्चन इन मतलब मैथ। क्योंकि मुझे जो है कि रीजनिंग में जो 3 क्वेश्चन आ गए उस टाइप के, मतलब जिसमें कि वर्ड्स दिए रहते हैं और मतलब 4-5 लेटर्स दिए रहेंगे, सॉरी वर्ड्स नहीं, लेटर्स दिए रहते हैं, उसमें से उससे फिर मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। जिन्होंने दिया होगा आपको पता होगा कि 3 क्वेश्चन उस टाइप के आ गए थे, ठीक है। बाद में मुझे मतलब पता भी चला कि उसका जैसे किसी में क्रो बन रहा था, किसी में शायद डेन बन रहा था, ऐसे करके बना था। बट अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मैं क्या करता हूँ, मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए। इन 3 क्वेश्चन के वजह से जो है कि मैंने इन तीनों क्वेश्चन को स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लगता है ये वाला क्वेश्चन, कि कहीं मुझे एक वर्ड पता है बट हो सकता है उसका कोई दूसरा भी वर्ड बन रहा हो, मुझे उसके बारे में उसका मीनिंग ना पता हो। और ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं जनरली मैं इसको छोड़ देता हूँ। 29 के 29 अगर करना हुआ तो मैं उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड होता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन आ गए वैसे, और उसके बाद यहाँ जो 5 क्वेश्चन मैथ का था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं वो 5 पे ज़्यादा फोकस करूँ कि यहाँ पर इन 3 को बनाने में करूँ। बट क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी है कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाने का, उसको मैं छोड़ता हूँ, तो इसीलिए मैंने वो तीनों का तीनों क्वेश्चन छोड़ दिया, जिसका मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि कहीं मुझे देख लेना चाहिए था कि एक्चुअली मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोगों ने बताया कि एक एक ही बन रहे थे, या किसी में हार्डली, किसी में शायद 2 बन रहा था। तो वो मुझे देखना चाहिए था, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार मुझे एटलीस्ट उनमें 3 में से 2 तो करना चाहिए था। बट ठीक है, इतना मेरा अटेम्प्ट हुआ मैथ में और रीजनिंग में। और उसके बाद अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में मैंने 40 में 40 अटेम्प्ट किया था, और जीके में मैंने 18 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 20। तो इस हिसाब से मेरा ये ओवरऑल अटेम्प्ट रहा। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में मैंने कितना अटेम्प्ट किया था, कंप्यूटर में मैंने 13 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 15। तो अगर मैं लेवल की सबसे पहले बात करूं, उसके बाद टाइपिंग पे भी आएंगे। टाइपिंग पे तो काफ़ी सारा बवाल चल रहा है इस समय, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो मैथ भी इजी था, इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। एक मैंने रीजनिंग में वो वाला छोड़ दिया जिसमें बीच में वो दे देता है, आपका ब्लैंक दे देता है और भरना रहता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझसे वो भी नहीं बना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गया रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर मैथ में ऑलरेडी 5 क्वेश्चन कम था, तो रीजनिंग में यहाँ पर 29-28 क्वेश्चन करना चाहिए था, जिसके वजह से यहाँ पर मेरा मतलब 51 ही अटेम्प्ट हो पाया। तो ये थोड़ा सा अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर अब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी गलत होता है तो कोई फिर बहुत सिचुएशन मतलब मुश्किल हो जाएगा कि कट ऑफ क्लियर हो, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, लेवल मैं बता रहा था कि मैथ का भी इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश को आप मॉडरेट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा फंसा सकता था, तो मॉडरेट कर सकते हो। और जीके भी मॉडरेट थी, बहुत टफ नहीं थी, बहुत इजी भी नहीं थी। तो ये था। और कंप्यूटर को मैं इजी बोलूँगा, क्योंकि कंप्यूटर को इसलिए इजी बोलूँगा कि इसमें जो एक वो है कि पास होना है, इसमें सिर्फ कट ऑफ वो जो क्वालिफाई करना है, वो ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेंगे, अगर मतलब बाई चांस ही किसी का इसमें मतलब क्वालिफाइंग जो नंबर है उससे कम हो। तो इसीलिए क्वालिफाई करने के हिसाब से तो इजी था। हाँ, अगर कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उस हिसाब से तो मतलब उस हिसाब से भी वो इजी मतलब मॉडरेट फिर कहने लगेंगे। बट अगर केवल क्वालिफाइंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको इजी कहेंगे कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइपिंग पे, ठीक है। और टाइपिंग जैसा कि आप सबको पता होगा, जो लोग अभी देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी चर्चा चल रही है कि टाइपिंग में काफ़ी लोगों को दिक्कत आई है, जिनका 300 प्लस स्कोर का एक्सपेक्टेशन था, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि टाइपिंग में उनका टाइपिंग नहीं हो पाया कीबोर्ड की वजह से, या और भी जो भी मतलब कीबोर्ड वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उन्होंने चेंज नहीं किया, या टाइम पर मतलब इस तरीके से, या कुछ लोगों की अगर थोड़ी सी स्पीड उस लेवल की नहीं थी, क्योंकि 35 स्पीड मांगता है, आपको पता होगा। अगर आपकी उससे उसके आसपास भी स्पीड है और फिर आपको अगर कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया तो वो मतलब और भी बुरी, मतलब कि बैड को वर्स कर देता है फिर वो। तो यही सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई। बट अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मेरी घर से ही स्पीड 40 प्लस की थी, तो
मैंने जो पहला वो वाला होता है जिसमें कि 10 मिनट हमें केवल एक ट्रायल बेसिस पे मिलता है, उसमें भी मैंने जो है 8 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था। और उसमें मेरे जो वर्ड टाइप हुए थे वो 1738 वर्ड टाइप हुए थे। ये वो वाला है जो मतलब कि पहले हमें मिलता है अपना 10 मिनट, मतलब 10 मिनट मिलता है, जिसमें कि हम मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, याद मुझे नहीं आ रहा है, शायद ट्राई, जो भी मतलब ये ट्राई वाला है जो शुरू में हम ट्राई करते हैं, मतलब अपना चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है। तो ठीक है ना, तो ये उसमें मेरा 1738 था। उसके बाद 10 मिनट का आप सबको पता है कि ब्रेक होता है, और उसके बाद जो है 10 मिनट का आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या हुआ मेरे साथ कि यहाँ पर मैंने जो है 1 मिनट 45 सेकेंड रहते 1 मिनट 45 सेकेंड रहते 1742 वर्ड मैंने टाइप किए थे। और आई थिंक इतने ही वर्ड थे, मुझे मतलब मैं 99% श्योर हूँ कि शायद इतने ही वर्ड होंगे। और मतलब क्योंकि बाई चांस कोई एक वर्ड छूट गया हो, लेकिन मुझे लगता है शायद 1742 ही वर्ड थे, 1750 वर्ड भी नहीं थे। और ठीक है, तो इतने वर्ड थे। और अगर मैं बात करूँ कि मेरा कीबोर्ड कैसा था, तो मुझे अपने कीबोर्ड से कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि जो मेरा लैब था जिसमें 50 60 70 लोग थे, उसमें भी शुरू में लोगों को दिक्कत हुई, तो लोगों ने अपना कीबोर्ड चेंज कराया। बट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कोई भी मुझे ऐसा परेशान नहीं दिखा कि अरे यार मेरा तो कीबोर्ड की वजह से रह गया, इसकी वजह से रह गया। तो मेरे एटलीस्ट मेरे लैब में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बट बाकी और जो लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग क्योंकि परेशान हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त के भी साथ ऐसा हुआ कि कीबोर्ड उसको ज़्यादा मतलब हार्ड वाला मिल गया। मतलब हार्ड तो रहता है सबका, बट प्रॉब्लम तब आती है जब की सही से दबता ही नहीं है। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि इस की के बीच में ही प्रेस करो, आप स्पेस बार के बीच में ही प्रेस करो, तो ही जा कर के वो दबता है। तो अगर ऐसा मिल गया तो फिर जाहिर सी बात है दिक्कत आ जाएगी। बट लकीली बोल सकते हैं कि मेरे लैब में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। बट मैंने सुना और मेरे खुद फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर CHSL की टाइपिंग की बात करें, तो अगर आपकी स्पीड 40 के आसपास नहीं है या 40 प्लस नहीं है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होगी। और अगर कीबोर्ड गड़बड़ मिल गया तो मतलब फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी अगली बार अगर CHSL का टाइपिंग या फिर CHSL को टारगेट करते हैं, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि 40 प्लस आपकी टाइपिंग में स्पीड होनी ही चाहिए, वरना हार्ड कीबोर्ड मिल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्ड या फिर मतलब गड़बड़ कीबोर्ड मिल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही मुझे बताना था, यही मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ, मैथ में मेरे इतने अटैम्प्ट हैं, रीजनिंग में 26, इंग्लिश में 40 और जीके में 18। अब देखते हैं जब आंसर की आएगा तो उसमें क्या एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि मेन अब वही है। क्योंकि एक्यूरेसी के हिसाब से ही अब चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि थोड़े से अटैम्प्ट यहाँ रीजनिंग और मैथ में मेरे कम हुए हैं। तो देखते हैं क्या होता है अब। और टाइपिंग में भी मतलब सक्सेसफुली बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि कीबोर्ड ख़राब होने से लोगों का ख़राब हो गया है, तो वैसा एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुआ। तो बाकी जिनके साथ हुआ है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा अगर हो जाए मतलब कि बहुत बुरा लगेगा। बट ठीक है, आप देखिए बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा थोड़ा बहुत ये चीज़ें लक पे भी आ जाती हैं। बट लेकिन लक पे आ जाती है, लेकिन अगर आपने 40 प्लस की स्पीड बनाई है ना, तो हार्ड में भी मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी। लेकिन ठीक है, तो यही मुझे आज के इस वीडियो में बताना था। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आंसर की जैसे ही आउट होगी तो उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।